हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा अध्याय 11 स्टार्ट हो रहा है, त्रिविमीय ज्यामिति। दोस्त, हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जो हमारा प्रश्नावली 11.1 है, ठीक है ना, देख लो हमारा प्रश्नावली 11.1 11.1 को पढ़ने से पहले ना आप लोग इसके बारे में, इसका थ्योरी यानी जो हमारा चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्यामिट्री। तो ये जो त्रिविमीय ज्यामिति है, इसके बारे में नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, नहीं फार्मूला याद करोगे, नहीं थ्योरी पढ़ोगे और डायरेक्ट आप प्रश्नावली करोगे तो आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप छोड़ ही दो। ठीक है, यदि आप थ्योरी नहीं पढ़ते हो तब। ठीक है, सोचोगे डायरेक्ट हम क्वेश्चन करके बना लें तो आपको मज़ा नहीं आएगा यार पढ़ने में। ठीक है ना, तो आप लोग पहले थ्योरी पढ़ो। आज हम इस वीडियो में 11.1 में जितना भी थ्योरी यूज है वो सारा पढ़ा देंगे और थ्योरी पढ़ाने के बाद जब आप प्रश्नावली 11.1 पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा बनाने में, आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो पहले चलिए हम पढ़ते हैं इसका थ्योरी कि त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्यामिट्री, इसको हम शॉर्ट में 3D भी बोलते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर से हमारा एग्जाम में भी बहुत नंबर मायने रखता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है फार्मूला से। ठीक है, क्वेश्चन तो आता ही आता है, फार्मूला बहुत आते हैं, तो सभी फार्मूला को अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3D। तो आइए इस पर हम बात करें। पहली बात आता है कि 3D, भाई हम 2D पढ़े थे 10th क्लास में। 11th क्लास में थोड़ा मोड़ा आपको 3D पढ़ने को मिला था और हमारा वीडियो देखे होंगे तो लगभग आप बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, वहाँ पर अच्छे से हम बताए हैं। ठीक है, लेकिन उससे यहाँ कहीं अधिक पढ़ना है। ठीक है, तो 3D के बारे में आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो, लेकिन फिर भी हम आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा जो बेसिक 11th का है उसको बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये हुआ 2D, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो हो गया 3D। अब ये होता है, इसका नाम देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, और ये हमारा भाई साहब जेड एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये तो समझ गए, और यहाँ पर जो मूल बिंदु होता है वो क्या होता है 0 0 0। ये इसका जो नाम है, ये तल है, ये जो तल है ये क्या है, कौन सा तल है, एक्स जेड तल है। ठीक है, और ये जो तल है ये है एक्स वाई तल, और ये कौन सा तल है, वाई जेड तल है। ठीक है, याद रहेगा, ये बेसिक बात है। ठीक है ना, सब आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए, लेकिन एग्जाम में इसी से रिलेटेड आ सकता है। ऐसे देखो, इसमें ऐसा रहेगा कि एक्स अक्ष पर पूछेगा कि 3D में कि एक्स अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है, तो y का वैल्यू होता है 0, और z है ना, z का ही वैल्यू 0। हम 2D में x अक्ष पर y सिर्फ 0 करते थे, लेकिन यहाँ 3D है तो z को भी बताना पड़ेगा। तो x अक्ष पर 3D में y भी 0 और z भी 0 बता देंगे। और इसका जो समीकरण होता है, किसका समीकरण, वाई जेड का। ठीक है, वाई जेड का, इसी में आएगा ना, वाई जेड बराबर इसका समीकरण होता है एक्स अक्ष के लिए। ठीक है, और आपसे कोई बोल देगा इसका नियामक, एक्स अक्ष के लिए इसका नियामक क्या होगा, 3D में 3 साइन देते हैं। ठीक है ना, ये लाइन जो है 3 सब 3D का साइन है, मतलब 3D में 3 लाइन देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, 11th क्लास में आपको बताए थे। ठीक है, डिटेल है। इसका जो नियामक होता है वो होता है एक्स वाई में 0 और जेड में 0। यही आपसे पूछा जाएगा, नियामक पूछ सकता है, समीकरण पूछ सकता है एक्स अक्ष पर, और ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब इसी तरह अब आपको जवाब देना होगा, हम पूछेंगे आपसे, नहीं बताओगे तो बहुत मार मारेंगे। ठीक है, वाई अक्ष पर एक्स बराबर 0 और जेड बराबर 0, पता है ना, वाई अक्ष का दिया तो एक्स 0 और जेड 0। अब इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण हो जाएगा एक्स जेड, जब एक्स था तो वाई जेड, जब वाई है तो एक्स जेड बराबर क्या होता है 0। अब इसका नियामक बताओ, नियामक क्या हो जाएगा,
इसका नियामक जो होगा 0y0 हो जाएगा, क्योंकि y के लिए है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, y हो गया z अक्ष के लिए। z अक्ष पर x बराबर 0, y बराबर 0। ठीक है, तो इसका समीकरण क्या होगा? इसका समीकरण हो जाएगा x y बराबर 0। इसका नियामक क्या होगा? इसका नियामक हो जाएगा, क्या होगा? 0 0 z। इसका नियामक, इसका नियामक। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक चीज़ था, लेकिन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अभी तो बेसिक है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको हम लेकर आते हैं तल में। ठीक है, तल, प्लेन। छोटी छोटी बात यहाँ से पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको हमने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपको बताया था वही बात। ठीक है, पीछे जो पढ़ाए हैं ऐसे रहेगा कि याद करने का तरीका रहेगा कि एक्स वाई तल में जेड बराबर क्या होता है? 0, और इसका नियामक जो होता है, इसका जो नियामक होता है वो होता है x y 0। ठीक है, अब पूछ दिया जाएगा कि वाई जेड तल में x बराबर क्या होता है? वाई जेड तल में x बराबर क्या होता है? 0, और इसका जो नियामक होता है, नियामक वो क्या होता है? 0 y z। ठीक है, फिर x जेड तल में y बराबर क्या होता है? 0, और इसका जो नियामक होता है, इसका जो नियामक होता है ये होता है x 0 z। ठीक है, अब ये तो बेसिक था, ये लोग आप 11th क्लास में पढ़े थे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इससे हाई लेवल का, जो कि हमारे एग्जाम में आता है यार। ठीक है, अब आते हैं हम दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। ठीक है, दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन बोलो, बात एक ही है। टॉपिक का नाम है, ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिक् अनुपात एवं दिक् के क्या बोलते हैं? कोज्या कोसाइन बोलते हैं। चलो कोज्या बोलते हैं, कोज्या को चाहे कोसाइन को, बात एक ही है। ठीक है, समझ गए? दिक् अनुपात एवं दिक् कोज्या, इसको इंग्लिश में लिख दें। चलो, दिक् अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, दिक् अनुपात एवं दिक् कोज्या, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। दिक् अनुपात का इंग्लिश होता है, दिक् कोज्या का ये होता है। तो पता होगा आपको, पहले वेक्टर में पढ़े हैं। ठीक है ना, वेक्टर से रिलेटेड इसमें बहुत सारा चीज़ मिलेगा। तो क्या होता है भाई साहब दिक् अनुपात? आइए बताते हैं। 2 पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट का नाम है A, x1 y1 z1, और यह है B, x2 y2 z2। ठीक है, 2 पॉइंट, और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? R होता है। इसको R से डिनोट करते हैं, यानी A से लेकर B का, A से B को चाहे R को, बातें की हम दिक् के डायरेक्शन रेशियो समझ लेंगे, दिक् अनुपात समझ लेंगे। R का मतलब दिक् अनुपात। इसका फॉर्मूला क्या होता है यार? रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, किसका? दिक् अनुपात निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर बात आती है, थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझना होगा कि जो भाई साहब जो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 क्या है, तो आपको बताते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो में जो x2 माइनस x1 है वो है हमारा a, मतलब कि x2 माइनस x1 के बदले हम a लिख सकते हैं, और
y2 माइनस y1 के बदले क्या लिख सकते हैं b, और z2 माइनस z1 के बदले क्या लिख सकते हैं c। ये बात याद रखना, अभी आपको बहुत ही काम देगा, ठीक है। यानी जब हम x2 माइनस x1 को a कह सकते हैं, इसको b कह सकते हैं, इसको c कह सकते हैं, तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा r बराबर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसके बदले a b c, यानी डायरेक्शन रेशियो का जो फॉर्मूला निकल कर है शॉर्ट में r बराबर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यदि आपसे कोई बोल दे, आपका भाई चाहे आपका दोस्त चाहे आपका दुश्मन, कि बताओ a b c क्या है, तो क्या बताइएगा, ए बी सी क्या है डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। ए बी सी क्या है, एक डायरेक्शन रेशियो है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको समझ में आया ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए कि आपका दिक् अनुपात था और डी कोज्या था, तो दिक् डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको वेक्टर में पढ़ाए थे, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, थोड़ा सा चटा देते हैं आपको, ठीक ना, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। देखो डायरेक्शन कोसाइन यानी डी कोसाइन शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, दिक्कोजिया को। ये क्या होता है, इसमें एल एम एन होता है, एल एम एन होता है। एल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है x2 माइनस x1 बाई आर, और m का जो होता है ये होता है y2 माइनस y1 बाई आर, और n का होता है z2 माइनस z1 बाई आर। कहेंगे कि सर ये सब क्या बता रहे हो, तो देखो जो r है आपको पता है, r क्या है रूट अंदर, r का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। भाई साहब आपको अभी हमने पढ़ाया हमने, ठीक है। r क्या है रूट अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। तो ई x2 माइनस x1 क्या है, अभी आपको पढ़ाए हैं, क्या है a है और ये b और ये c है, ठीक है। तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि l बराबर a बाई, मतलब इसको a मान लिया, आर है रूट अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। l किसको बोलते हैं, आपको वेक्टर में पढ़ा है कॉस अल्फा को, यानी कॉस अल्फा का चाहे कॉस अल्फा का लो चाहे एल का लो, बात एक ही है, ठीक है। एल का लो चाहे कॉस अल्फा का लो, बात एक ही है। तो ये हमारा फार्मूला निकल कर है कॉस अल्फा के बाई रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह एल एम का यानी कॉस बीटा का क्या हो जाएगा, इसके लिए बी हो जाएगा, यानी बी बाई रूट अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर एन हो जाएगा कॉस गामा सी बाई रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। यानी फाइनल रिजल्ट निकल करके जो आया ना, ये आया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक। ये आपको हम बताना चाह रहे थे, समझ गए क्यों। ये आपको पता है कि कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं, और कॉस गामा को एन बोलते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्शन कोसाइन के फार्मूला हमेशा याद रखिएगा कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है 1, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, समझ गए ना। तेसर तो क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा, ठीक ना। अभी एक सीरीज बन रहा है 620 क्वेश्चन, उसमें रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से 2 मंथ पहले आपको मिलने वाला है, ठीक है। मेरा सेकेंड चैनल होगा, ठीक है, उस चैनल पर पूरा लाइव चलेगा 620 क्वेश्चन का, और रिकॉर्डेड वीडियो और नोट्स सारा चीज़ मिलेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस चैनल का, ठीक है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से आप पहुँच सकते हैं, ओके। चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, हो सकता है आज वो चैनल नहीं बना हो, लेकिन जल्द ही बनने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप वीडियो जब देख रहे होंगे तो वो चैनल बन गया होगा, तो आप चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में वो चैनल है कि नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए, अब आपको कुछ रेखाएं हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा कि जब दो रेखा, ठीक है, जब दो रेखाएं लंब होगी तो क्या होगा। जब दो रेखा लंब
तो जब दो रेखा लंब होगी तो L1 इंटू L2, L1 इंटू L2 अब प्लस M1 इंटू M2 अब प्लस N1 इंटू N2, इसका जो वैल्यू होता है 0 होता है, याद रखिएगा। जब दो रेखा लंब हो, लंब का साइन है, लंब हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जब यहीं बोल दे कि दो रेखाएं समानांतर हो, समानांतर का साइन है, समानांतर होगी तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा L1 बाई L2 अब बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। इसी को मतलब ये तो LM में दिखाया गया है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है कि जब दो रेखा लंब हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, और जब दो रेखा समानांतर हो तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, ये भी होता है। तो कंडीशन के अनुसार है, कहाँ एल है कहाँ ए मानेंगे, ये आपको जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ पर ऐसे बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको हमने बताने की कोशिश किया ताकि आप लोग को कुछ समझ में आ सके। ठीक है ना, जब प्रश्न आएगा तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। बट आप इतना याद रखो कि हाँ ऐसे होता है, बराबर में 0 होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो अपने आप ये सब याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ लो बस, एक बार बस आपकी नज़र में आ जाना चाहिए, हाँ हम चीज़ पढ़े हैं, और जब बताएंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो बस हमारा 11.1 बनाने के लिए, ठीक है, 11.1 बनाने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, दिक्को साइन तक ही। अब मैं आप लोग को अगले वीडियो में प्रश्नावली 11.1 को बताएंगे, और उसके बाद फिर जो थ्योरी स्टार्ट होगा ना 11.2 के लिए, वो बहुत बड़ा थ्योरी है। ठीक है, उसमें बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देख लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप इंतजार करिए, बहुत जल्द इसका भी वीडियो आएगा, प्रश्नावली 11.1 का भी, इसको पढ़िए, उसके बाद फिर तो मज़ा आएगा फिर 3D पढ़ने में। ठीक है, चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।